कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन को। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डैश इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेखांकन की कौन सी ऐसी शाखा है जो वित्तीय लेन देनों पर नज़र रखती है, यानी कि वित्तीय लेन देनों को इकट्ठा करने का काम करती है। तो वो क्या होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग, या फिर क्वेश्चन आपका ये हो सकता है हु इज फादर ऑफ बुक कीपिंग, या फिर फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लेखांकन के, खाता बही के, या फिर दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है। तो ये होता है लूका पैसियोली। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सबसे पहली बार किसने डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया था, तो लूका पैसियोली। या फिर अकाउंटिंग पे सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, तो लूका पैसियोली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म डबल एंट्री सिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर। जब डबल एंट्री सिस्टम पहली बार कब, कौन से ईयर में यूज हुआ था, तो वो है आपका 1494। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द डैश थ्रू इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरनल पर्पज ऑल्सो। लेखांकन में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है उसका आंतरिक उद्देश्य भी होता है कि जितने भी आंतरिक पक्षकार हैं वो उसका प्रयोग करें, उसके साथ साथ और उसका कौन प्रयोग करता है, तो उसके साथ उसके कुछ बाहरी पक्षकार भी होते हैं जो उसका प्रयोग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट क्यों किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेगी, क्योंकि उसको टैक्स लेना होता है। दूसरा, क्रेडिटर है, वो ये देखना चाहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हम इनको उधार पैसा दें कि ना दें, बैंक भी यही काम करती है। उसके साथ साथ डेटर हैं, जैसे जो डिबेंचर खरीदा हुआ कंपनी का, वो भी यही देखता है। फिर टैक्स अथॉरिटी आपकी हो गई, और भी पक्षकार होते हैं जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, तो वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं किसी भी कंपनी के। आंतरिक उद्देश्य के साथ साथ बाहरी उपयोगकर्ताओं के भी उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन की अवधि कब से कहाँ तक होती है, तो ये होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ये भी हो सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड कब से कहाँ कितने समय तक के लिए रहता है, तो वो भी आपका होगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कल डिस्कस किया था कि क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहीं अगर इसको रिवर्स करके देखा जाए तो भी हो सकता है, आपका कुछ और भी दे सकता है, जैसे एक साइड दे दिया लाइबिलिटी इज इक्वल टू, तो एसेट माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कैसे आपका इक्वेशन क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट है आपका, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, संगति की अवधारणा का अर्थ क्या होता है। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि जो संगति की अवधारणा होती है उसका मतलब ये है कि कंपनी ने अगर कोई भी नियम एक बार अपना लिया है तो उसको बहुत जल्दी उसको बार बार चेंज नहीं करना है। मीन्स क्या है कि आपने जैसे बोल दिया कि डेप्रिसिएशन हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से अपनाएंगे, तो डेप्रिसिएशन हर साल आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना है, बार बार उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं, विधियां हैं, वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक सुसंगत होनी चाहिए। सुसंगत होने का मतलब क्या है कि पिछले साल जैसा था वैसा ही इस बार भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या ध्यान में रखता है, तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत मतलब क्या है कि बूढ़े बुजुर्ग कैसे सोचते हैं कि पहले अगर आपको अगर लगता है कि हानि होने वाली है तो पहले उसके बारे में सोच लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर होगा ऑल फ्यूचर लॉसेज नॉट प्रॉफिट। आपको भविष्य में कितना लाभ होने वाला है उसके बारे में पहले मत सोचिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, डिस्काउंट आपको देना है, तो उन सब के लिए प्रोविज़न बनाते रहिए। इसीलिए प्रोविज़न बनाया जाता है, संचय बोलते हैं, चाहे आप समायोजन किया जाता है, तो वो सब रूढ़िवादिता के सिद्धांत को पालन करते हुए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट।
रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार जो अंतिम रहतिया होता है उसका मूल्यांकन किस पे किया जाता है? तो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन जितना उसकी लागत है और उसके साथ उसकी जो मार्केट प्राइस है, यानी कि जब अगर बेचने जाएंगे स्टॉक को तो कितना रुपया मिल सकता है, उन दोनों में जो कम रहेगा उस पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का खरीद के लेके आए और आज अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो 80 रुपये है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करेंगे? 80 रुपये पे करेंगे, क्योंकि रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको वो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, उस पर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि लॉस हो सकता है तो आप उस पर फोकस करिए। तो यहाँ पर 80 रुपये पे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इनकम इज मेजर्ड ऑन बेसिस ऑफ, आय का मापन कौन से सिद्धांत के आधार पर होता है? तो वो होता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर। वहाँ पर मिलान किया जाता है कि अगर आपने एक साल में रेवेन्यू जनरेट किया है तो कितनी लागत उस पर लगी होगी, किसके आधार पर लगी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल इज गुडविल क्या है? तो गुडविल एक एसेट होता है, कंपनी के लिए संपत्ति होती है, और जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो क्या, कौन से नेचर की होती हैं? रियल की, वास्तविक खाते की। अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो पर्सनल में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट है, लॉस है, कोई खर्चा दिया हुआ है, कोई रेवेन्यू दिया हुआ है, तो वो सारे के सारे नाम मात्र खाते में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। इन सब का रूल भी है, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये होता है व्यक्तिगत का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज बही खाता क्या है? आर्ट है, साइंस है, या दोनों है? तो ये दोनों होता है, आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। जितने भी व्यापारिक लेन देन है उनको एक पुस्तकों में व्यवस्थित तरीके से लिखना क्या कहलाता है? आपका बुक कीपिंग कहलाता है। वहीं पर अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन रहेगी तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसके साथ साथ उसका समराइजिंग करना, यानी कि सारांश उसका निकालना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो गया, लेजर तैयार करना हो गया, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद एनालिसिस भी होता है, यानी कि विश्लेषण भी होता है, और एक लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन, मतलब आपने जो एनालिसिस करके रिकॉर्ड बनाया है उसको बाहरी पक्षकारों को, जो आंतरिक पक्षकार हैं, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको बताना। ये सारे के सारे प्रोसेस किस में आएंगे? अकाउंटिंग में आएंगे। लेकिन रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना किस में आता है? बुक कीपिंग में आता है। क्लासीफाई करना मतलब लेजर उसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। वित्तीय परिणाम को जानने के लिए जितने भी व्यावसायिक लेन देन हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारांश तैयार करना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग रहता तो वो क्या कहलाता? आपका बुक कीपिंग कहलाता। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय के मालिक के द्वारा नगद लगाना, कोई माल लगाना, कोई संपत्ति लगाना, उसको क्या कहते हैं? तो जब आप जनरल एंट्री तैयार करते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आप देखते होंगे तो वहाँ पे है कि व्यवसाय को प्रारंभ किया गया कैश से, संपत्ति से, कैपिटल से। तो वो सब क्या होता है? कंपनी की पूंजी होती है। एक व्यवसायी के द्वारा जितने भी पैसे लगाए जाते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजी, और पूंजी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? और यहाँ पर पूछा है कि एक साइड में। तो अगर टोटल बात करें तो लेजर में 8 कॉलम होते हैं। डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, JF का होता है, और एक अमाउंट का कॉलम होता है। तो एक साइड 4 कॉलम होते हैं और दूसरे साइड 4 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक साइड का पूछा है। टोटल अगर पूछेगा तो आप 8 पे लगाएंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एक साइड पूछा था इसलिए मैं 4 लगा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि मूल प्रविष्टि की प्रथम पुस्तक किसको कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जर्नल को, रोजनामा चार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। माल के नगद खरीद को किस में लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है कैश बुक में। कैश बुक में आप जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब लिखते हैं। वहीं पर अगर पूछा रहता है कि उधारी किस में लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम लोग परचेज बुक में। और अगर आपने उधारी बेचा है तो उसको किस में लिखते? सेल्स बुक में लिखते। अगर आपने उधारी
कैश की जगह पे बेचा है तो उसको हम लोग किस पे लिखते, कैश बुक में लिखते। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे कैश बुक में लिखे जाएंगे। जब उधारी आता है तो अगर आपने बेचा है तो सेल्स में लिखेंगे, अगर आपने खरीदा है तो परचेज बुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। अगर किसी ग्राहक ने माल को वापस किया है, ग्राहक है यानी कि कंपनी से उसने सामान को खरीदा है, कंपनी जब सामान जब बेचा होगा तो किस में लिखा होगा, सेल्स बुक में। अभी क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाएगा, क्योंकि माल को हम लोगों ने बेचा था, उसने वापस कर दिया है तो सेल्स रिटर्न बुक में होगा। मान लीजिए अगर हम लोगों ने खरीदा होता तो उसको लिखते परचेज बुक में, और हम लोगों ने वापस किया होता अपने सप्लायर को तो उसको लिखते परचेज रिटर्न बुक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अ लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। खाता बही किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है रोजनामा के द्वारा। जैसे सबसे पहले आप जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब लिखते जाते हैं, फिर उसके बाद जितने भी अकाउंट्स होते हैं सबके अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। वो होता है काम आपका लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कैश बुक हो गया, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, किसी पर्सन का नाम है जैसे राम के से रिलेटेड जितने भी खाते हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। तो वो सब काम आपका जनरल के आधार पर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। व्यापार के जितने भी लेन देन होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, तो वो सब होते हैं डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, काल क्रमानुसार। नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जनरल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज। जब जनरल से जितने भी आपके डेबिट और क्रेडिट हैं उन सबको लेजर में भेजा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टिंग करना, प्रविष्टि करना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस। क्रय की वापसी का शेष क्या होता है, तो आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे परचेज हमारे पास जब आता है तो वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे भी खरीदा गया है उसका नाम लिख दिया गया है। अब हम लोग परचेज को वापस कर रहे हैं तो परचेज अगर वापस कर रहे हैं तो ये डेबिट से किधर आ गया होगा, क्रेडिट साइड में आ गया होगा। तो हमेशा परचेज रिटर्न का बैलेंस कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा। वहीं पर अगर पूछा रहता कि परचेज का क्या बैलेंस होता है तो वो डेबिट होता है। अब इसी का जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए सेल्स और सेल्स रिटर्न के साथ। आपने कोई सामान बेचा तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू आपने विक्रय किया है सेल्स, तो ये क्रेडिट होता है। सेल्स का हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर सेल्स रिटर्न की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हाउ मैनी इंडियन AS आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, लेखांकन प्रमाप हैं, तो ये है आपका 41, टोटल 41 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गैप ऑफ इंडिया हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाई। गैप की स्थापना किसके द्वारा की गई है, गैप का फुल फॉर्म होता है, आपको याद होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। तो ये किया गया था ICAI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ ट्रायल बैलेंस सोज। ट्रायल बैलेंस क्या दर्शाता है, ऑनेस्टी को दिखाता है, एक्यूरेसी को दिखाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो उसका सीधा सीधा उद्देश्य ये रहता है कि देखा जाए कि अंक गणितीय अशुद्धता न रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। खातों की एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है वहाँ पर देखा जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि हम लोगों ने जितना भी बैलेंस बनाया है उन सब में कहीं प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने में गलत तो नहीं हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अ ट्रायल बैलेंस इज अ। तलपट क्या है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है। तो तलपट कोई खाता नहीं होता है, वो एक तरीके का विवरण होता है जहां पर जितने भी बैलेंस होते हैं लेजर के वो सब उसमें दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेज ऑफ। जो ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, तलपट या परीक्षण संतुलन, इसमें कौन सी राशि दिखाई जाती है, व्यक्तिगत खाते की, वास्तविक खाते की या नाममात्र खाते की। तो जितने भी अकाउंट होते हैं उन सब के खाते का जो बैलेंस होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कंपनीज एंड ओनर शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी।
कौन से लेखांकन सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है कि कंपनी और उसके मालिक का अलग अलग अस्तित्व है? तो ये बोला जाता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, व्यवसायिक इकाई अवधारणा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अपनी ही कंपनी में पैसा लगाया, तो सोचे होंगे ना कि जब बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो क्यों हम लोग दायित्व पक्ष में लिख रहे हैं, आखिर में पैसा तो हमारा ही लगा हुआ है, बिजनेस तो हमारा ही है। तो बैलेंस शीट हम लोग तैयार करते टाइम क्यों पूंजी को उधर लिखते हैं, दायित्व पक्ष में? पैसा तो हमारा है, कंपनी भी हमारी है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भले आपका पैसा लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन कंपनी की स्थापना हुई है, कंपनी एक अलग व्यक्ति है और आप अलग व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में दूरी है। एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, इसलिए जितने भी कैपिटल होते हैं, जितना भी मालिक का पैसा होता है, कंपनी के बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ। इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन को कंटेंट कर देंगे। धन्यवाद।